वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम इस टॉपिक पर एक फंडामेंटल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इथिकल एंड लीगल इश्यू ऑफ नर्सिंग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है राइट या रॉन्ग का पता लगाना बेसिस ऑफ नॉलेज के आधार पर, ना कि ओपिनियन के आधार पर कि मैंने कह दिया सही है, उसने कह दिया सही है। ऐसा नहीं है। उसका नॉलेज क्या है, उसका तथ्य क्या है, उसके आर्गुमेंट क्या हैं, लॉजिक क्या है, इस आधार पर राइट या रॉन्ग का पता लगाना एथिक्स कहलाता है। एथिक्स में एक शब्द आता है मोरल। मोरल का मतलब होता है कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, पर्सनल और रिलीजियस बिलीफ क्या है, वैल्यू क्या है। एक शब्द आता है वैल्यू, यानी बिलीफ या फिर उसका एटीट्यूड डिसीजन मेकिंग में किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर पाता है, ये होता है वैल्यू। वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या होता है कि अपनी आप की वैल्यू को समझ जाना, अपने आप के डिसीजन मेकिंग को, अपने आप के बिलीफ को, अपने आप के एटीट्यूड को समझ जाना वैल्यू क्लैरिफिकेशन कहलाता है। एक शब्द आता है नर्सिंग एथिक्स। नर्स का संबंध पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ, फेलो नर्सेज के साथ और सोसाइटी के साथ कैसा है, वो होता है नर्सिंग एथिक्स। अब बात करेंगे हम कोड ऑफ एथिक्स की। तो कोड ऑफ एथिक्स में कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? ये एक रिटन फॉर्मेट होता है, समरी होती है कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है ब्रॉड प्रिंसिपल एंड इवैल्यूएटिंग करता है क्लाइंट केयर को। लीगली ये बाइंड नहीं होता, ये डिपेंड्स ऑन स्टेट्स ऑथोरिटी, यानी स्टेट्स की ऑथोरिटी पे डिपेंड करता है। ऑल्सो सपोर्ट नर्सेज इन प्रैक्टिस एंड रेड्यूस देयर मोरल डिस्ट्रेस, यानी नर्सेज को सपोर्ट करता है ताकि जो मोरल डिस्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। 1953 में ICN ने, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने कोड ऑफ एथिक्स को अपनाया था, अडोप्ट किया था। 2012 में इसको रिवाइज किया गया है। कोड ऑफ एथिक्स को कंपोज करता है और पब्लिश करता है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन या कैनेडियन नर्सिंग एसोसिएशन का। अब आता है एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल का पहला शब्द है ऑटोनोमी। कुछ टर्म्स हैं इसके। ऑटोनोमी क्या होता है कि रेस्पेक्ट द क्लाइंट्स ओवन डिसीजन, क्लाइंट के ओवन डिसीजंस का रेस्पेक्ट करना। क्लाइंट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी उसका राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, राइट टू रिफ्यूज मेडिकेशन एंड सर्जरी। अब आता है नॉन मालफेशन। इसका मतलब होता है पेशेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी फर्स्ट डू नॉट हार्म, द ओब्लिगेशन to do or cause no harm to another. In providing care, the nurse is obligated to refrain from acts that unnecessarily cause injury, harm or suffering. यानी नर्स उस किसी भी काम को मना कर सकती है जिससे पेशेंट का नुकसान हो। ये जो टर्म आता है वो होता है नॉन मालफेशियंस, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की हानि पेशेंट को नहीं पहुंचाना। अब आता है एक शब्द बेनिफिशियंस, पेशेंट का हित, बेस्ट फॉर पेशेंट। हेल्थ केयर प्रोवाइडर एनकरेज कराता है क्लाइंट टू एक्ट अगेंस्ट देयर ओन चॉइसेज, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके बेनिफिट के लिए, पेशेंट के बेनिफिट के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करता है अगेंस्ट उसके वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के विरुद्ध जाकर के कि भाई सर्जरी करानी ज़रूरी है, चाहे पेशेंट मना करे, लेकिन हमें ये प्रोत्साहित करना पड़ता है कि ये आपके हित में है। ये होता है बेनिफिशियंस। जस्टिस होता है फेयरनेस। इसका मतलब एक ही है कि भाई जो पेशेंट को केयर दी जा रही है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार पेशेंट के साथ नहीं होना चाहिए। पेशेंट हैव राइट टू फेयर इम्पार्शियल ट्रीटमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, जेंडर, सोशियल, इकोनॉमिक, रिलीजियस स्टेटस। वेरासिटी का मतलब जो कुछ भी है वो पेशेंट को सच्चाई के साथ बता देना। फाइडेलिटी का मतलब होता है विश्वास। द नर्स मस्ट बी फेथफुल टू प्रोमिस दे मेड एज प्रोफेशनल टू प्रोवाइड कम्पिटेंट क्वालिटी केयर टू देयर क्लाइंट, यानी नर्स है वो अपने वादे की पक्की होनी चाहिए, फेथफुल रहनी चाहिए पेशेंट के प्रति कि जो उसने जो पढ़ा है क्वालिटी ऑफ केयर पर वो सब पेशेंट पर अप्लाई होनी चाहिए। एथिकल डायलेमा क्या होता है? एथिकल डायलेमा होता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एथिकल प्रिंसिपल, यानी दो एथिकल प्रिंसिपल्स में कन्फ्लिक्ट हो जाना। कोई भी करेक्ट डिसीजन नहीं हो सकता है। इसमें नर्स क्या करती है कि अपना खुद का डिसीजन बना सकती है। अब आता है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर गाइडलाइंस दैट आइडेंटिफाई व्हाट द क्लाइंट कैन एक्सपेक्ट द रिसीव इन टर्म ऑफ नर्सिंग केयर। ये एक गाइडलाइन है स्टैंडर्ड ऑफ केयर जिसमें पेशेंट एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके लिए क्या क्या केयर
मतलब की जा सकती है, नर्सिंग केयर क्या क्या है वो जान सकता है। गाइडलाइन, नर्स मस्ट फॉलो देयर ड्यूटीज इन अप्रोप्रिएट मैनर, यही है कि भाई नर्स को अपनी ड्यूटी अप्रोप्रिएट मैनर में फॉलो करनी है। प्रोवाइड, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ये अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब एक शब्द आता है कॉन्फिडेंशियलिटी या इनफॉर्मल सिक्योरिटी। इसमें एक ही चीज़ है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन या प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। क्लाइंट हैव टू राइट टू प्राइवेसी इन हेल्थ केयर सिस्टम। नोट डिस्कस क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी विच नॉट इन्वॉल्व द डायरेक्ट क्लाइंट केयर, यानी किसी भी कंडीशन में क्लाइंट के अलावा थर्ड पार्टी को भी उसकी हेल्थ के बारे में जानने का अधिकार नहीं होता है, या हमारी ड्यूटी नहीं होती है उसको बताने में, जो क्लाइंट की डायरेक्ट केयर में संबंध नहीं रखता है। अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग ओनरशिप of your action, decision and their result, being willing to explain them and accepting the consequence whether good or bad instead of blaming others। इसका मतलब ये है कि अगर आप केयर कर रहे हो तो आपको पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं चलेगा। अगर आपने गलत किया है, सही किया है, उन सब की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, नर्स की ही होगी। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अब बात करते हैं कॉमन लॉ इश्यू इन नर्सिंग प्रैक्टिस। टोट, रॉन्गफुल एक्ट अगेंस्ट पर्सन हिज प्रॉपर्टी। टोट क्या होता है, यानी एक रॉन्गफुल एक्ट करना उसकी पर्सन के विरुद्ध या उसके प्रॉपर्टी के विरुद्ध। टोट दो प्रकार के होते हैं, इंटेंशनल टोट एंड इंटेंशनल टोट। इंटेंशनल टोट में आता है असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, डिफामेशन। इसमें आता है माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, और नेग्लिजेंस में दो चीज़ होते हैं, कमीशन और ओमिशंस। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है इंटेंशनल थ्रेट इन हार्मफुल मैनर और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल, क्लाइंट रेस्टेंट कर देना, गिव द इंजेक्शन, धमकी दे देना हार्मफुल मैनर में, जैसे कि क्लाइंट को बिना उसके कंसेंट के उससे रेस्ट्रिक्ट कर देना या बिना उसको बताए इंजेक्शन दे देना। बैटरी होता है कि भाई किसी को बिना फालतू में टच करना, इंटेंशनली टच करना। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में होता है थोपना, क्लाइंट हो वो एडमिट नहीं होना चाहता लेकिन ज़बरदस्ती उसको एडमिट कर देना, यही है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी या वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी बिना फालतू में अनवांटेड इंट्रूजन ऑफ इनटू द क्लाइंट प्राइवेट अफेयर्स। ठीक है। डिफामेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट डैमेज समवन रेपुटेशन। फॉल्स कम्युनिकेशन डैमेज समवन रेपुटेशन, यानी डिफामेशन होता है मानहानि। ये दो प्रकार से होता है, या तो आप स्पीच से या फिर आप लिख करके डिफामेशन कर सकते हैं। अब आता है अनइंटेंशनल टोट, ये तो हो गई इंटेंशनल टोट। अब आता है अनइंटेंशनल। माल प्रैक्टिस होता है कि नर्स अपनी ड्यूटी से ही भाग जाना, ड्यूटी ही नहीं करना। नर्स ओव्ड ए ड्यूटी टू द क्लाइंट, पेशेंट वाज इंजर्ड बिकॉज नर्स फेल्ड टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी, ये होता है माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस क्या होता है कि बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर से नीचे केयर करना। नेग्लिजेंस इज ए कंडक्ट दैट फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। फेलियर ऑफ ए नर्स टू मीट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए पेशेंट्स रिजल्ट इंजरी, जैसे सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करना क्लाइंट को, फेलियर टू फॉलो पॉलिसी प्रिसीजन नहीं करना, मेडिकेशन एरर कर देना, एसेप्टिक टेक्निक्स में फॉलो करने में फेलियर हो जाना, ये दो प्रकार का होता है। अनराइटियस एक्ट दैट डज, यानी कोई राइट नहीं है फिर भी उस काम को करना, वो होता है कमीशंस। ओमिशन होता है राइट एक्ट होता है लेकिन उसको नहीं करना, यानी इंजेक्शन देना है पर उसको नहीं करना, इंजेक्शन नहीं देना है पर उसको दे देना, ये सब अनराइटियस एक्ट और राइटियस एक्ट में आते हैं, यानी कमीशन और ओमिशंस में आते हैं। एक बार हम दोबारा बात करते हैं कि कमीशन क्या होता है, अनराइटियस एक्ट को करना और राइटियस एक्ट को नहीं करना। कमीशन में आता है अनराइटियस एक्ट को करना और ओमिशन में आता है राइटियस एक्ट को नहीं करना। अब आते हैं कुछ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट की बात करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट द क्लाइंट परमिशन टू परफॉर्म सर्जरी, परफॉर्म ए ट्रीटमेंट और प्रोसीजर और गिव इन्फॉर्मेशन टू ए थर्ड पार्टी। इन्फॉर्म कंसेंट होता है कि भाई एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पेशेंट अपना कंसेंट देता है या और उसकी या फिर उस थर्ड पार्टी कंसेंट देती है। एज 18 नोट गिव द लीगल कंसेंट, गार्जियन लीगल कंसेंट देते हैं। कंसेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एडमिशन एग्रीमेंट, ऑल द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन में होता है। इम्यूनाइजेशन, जब आप बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन इम्यूनाइजेशन, एक बीटी कंसेंट होता है बिफोर बीटी ट्रांसफ्यूजन,
एक सर्जिकल कंसर्ट होता है बिफोर सर्जरी, एक रिसर्च कंसेंट होता है टेक द परमिशन ऑफ द क्लाइंट, एक स्पेशल कंसेंट होता है बिफोर रेस्ट्रेन द क्लाइंट फोटोग्राफी क्लाइंट डिस्पोजल ऑफ बॉडी पार्ट, और उसके बाद है एम्प्लॉयड कंसेंट, ए कंसेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड बाय द क्लाइंट बट ए सिचुएशन इंडिकेट ही और सी विल बी रेडी फॉर द ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी। उसके बाद आता है रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स के क्या हैं वो हम देख लेते हैं। केयर गिवर, प्राइमरी रोल होता है केयर करना, प्रिवेंटिंग इलनेस एंड ट्रीटमेंट हेल्थ कंडीशन, एडवोकेट करना, प्रोटेक्ट पेशेंट मेडिकल एंड लीगल ह्यूमन राइट्स को। टीचर या एजुकेटर का काम करती है। नर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट अंडरस्टैंड हिज इलनेस मेडिकेशन ट्रीटमेंट इन हिज कैपेबिलिटी। कम्युनिकेटर, आइडेंटिफाई नेगेटिव फीलिंग्स, इफेक्टिव communication, improve quality of care. Manager, nurse manager work with their staff so quality care of improve. Researcher, gather data, analyze data, apply research finding to facilitate patient care. Counselor, providing emotional, intellectual, psychological support. Rehabilitator, assist in disabilities and chronic illness. अब आता है नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम, मॉडल ऑफ नर्सिंग केयर, टीम नर्सिंग, टीम मेथड। टीम केयर प्रोवाइड ग्रुप ऑफ क्लाइंट अंडर रजिस्टर्ड नर्स, यानी एक टीम लीडर के अंदर जो टीम है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। जो टीम लीडर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है होल नर्सिंग प्रोसेस के लिए, असाइन करता है क्लाइंट को, प्लानिंग को, इवाइटिंग करता है वर्क को। उसके बाद टीएल जो होता है 4 से 6 मेंबर पर होता है। होल टीम इज अकाउंटेबल फॉर द क्लाइंट केयर आउटकम ऑफ केयर डिलीवर्ड। उसके बाद आता है मॉड्यूलर नर्सिंग या मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग। इसमें यह होता है कि भाई एक स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन होती है जहाँ पे स्टाफ का असाइनमेंट किया जाता है, जैसे ओटी का स्टाफ ओटी में जाएगा, आईसीयू का स्टाफ आईसीयू में जाता है, ऐसे। फंक्शनल नर्सिंग और टास्क नर्सिंग। अब आता है फंक्शनल नर्सिंग और टास्क नर्सिंग, टास्क ओरिएंटेड मेथड। ईच नर्स इज गिवन सिंगल फंक्शन फॉर मल्टीपल पेशेंट, टास्क फोकस नॉट द पेशेंट फोकस। इसका डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ केयर। इसका एडवांटेज क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ केयर। प्राइमरी नर्सिंग, रिलेशनशिप बेस्ड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है? द एंटायर नर्सिंग केयर ऑफ वन और मोर पेशेंट मैनेज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय सिंगल रजिस्टर्ड नर्स ड्यूरिंग देयर हॉस्पिटलाइजेशन फ्रॉम एडमिशन से डिस्चार्ज। सिंगल नर्स उसके लिए जिम्मेदार होती है। और ये जो प्रोवाइड टू बेड साइड इंडिविजुअल गोल्ड डायरेक्टेड केयर एंड बेड साइड केयर, इसको प्रोवाइड की जाती है। प्राइमरी नर्स असिस्टेड की जाती हैं एसोसिएट नर्स के द्वारा। और ये कब केयर करती हैं? जब प्राइमरी नर्स जो होती है ऑफ पर रहती है। प्राइमरी नर्स अपना अज्यूम करके मानती है कि उसकी 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के केयर करने के लिए, एडमिशन से डिस्चार्ज के लिए। इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर अक्रॉस शिफ्ट डेज और शिफ्ट। इट रिक्वायर मोर रजिस्टर्ड नर्स, इट इज़ एक्सपेंसिव भी होता है, जैसे आईसीयू है, ऑन्कोलॉजी है, कार्डियक ट्रांसप्लांट है, यहाँ पे प्राइमरी नर्स होती है। केस मेथड, इंडिविजुअल मेथड, टोटल केयर मेथड, क्लाइंट फोकस्ड केयर, ये हम सबके पास होते हैं, यही हम सब में आता है। केस मेथड, इंडिविजुअल मेथड, टोटल केयर मेथड। जैसे ए रजिस्टर्ड नर्स अज्यूम दैट के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर टू ए क्लाइंट ड्यूरिंग ए असाइन टाइम पीरियड ऑफ ए शिफ्ट, यानी जितना टाइम नर्स की ड्यूटी होती है उतने टाइम में वो फोकस केयर करती है पेशेंट की। केयर गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग ए शिफ्ट इज डेलिकेटेड टू द नर्स एलोकेटेड दैट शिफ्ट, यानी जिस शिफ्ट में उसको किया जाता है।